Hello everyone, very good evening to all of you. I once again welcome you all on Adda 24/7 platform. So friends, आप सभी लोगों का once again Adda 24/7 platform पर वेलकम है. आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल होगी. तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग अमेंडमेंट्स के बारे में. अभी हाल ही में सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया है. उसमें सरकार ने कुछ अहम बदलाव किए हैं, है ना, जिसमें बैंकिंग अमेंडमेंट्स की अगर बात करें, बैंकिंग लॉज की अगर बात करें, उसमें कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. तो क्या क्या है वो चेंजेस, उसमें जो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, है ना, विथ लॉ के साथ मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करूँगा. इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी बताऊँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमें पर्टिकुलर इस लॉ के अंदर देखने को मिले हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज दैट जो भी सारे हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे दैट विल बी इन वेरी ईजी लैंग्वेज. बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे, तो आप बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हैं आखिरकार मेजर कौन कौन से चेंजेस हुए हैं. और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जो सेशन है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस सेशन को आप जरूर ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और चैनल पर नए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा. तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली सरकार ने लोकसभा में पास किया है. क्या है ये कानून, बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे. इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक Adda 24/7 ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा. यहाँ पर आपको डेली क्विज़ेस हैं, करंट अफेयर्स है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ्स है, नोट्स है, ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आप आज के न्यूज़पेपर को उठाकर देखेंगे तो कल से लगातार सभी के सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर इस चीज़ का आपको डिस्कशन देखने को मिल जाएगा. दिस वन वॉज अ न्यूज़ दैट वॉज वेरी हाईलाइटेड. चाहे आप द हिंदू उठा के देखें या फिर कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, सभी के सभी न्यूज़पेपर के अंदर, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे, सभी के सभी न्यूज़पेपर के अंदर इन लॉज को लेकर जो है चर्चाएँ हुई. और सभी के सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर देखेंगे यहाँ पर जो अहम जो सरकार ने बदलाव किए हैं बैंकिंग के कानून में, जो हमारी और आपके डेली डे टू डे लाइफ से भी कनेक्ट होते हैं. अगर आप एक एस्पिरेंट नहीं, एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करें, स्टिल वी शुड नो दीज लॉस, है ना. इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण जो बदलाव हुए हैं जो डायरेक्ट हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे और वो बदलाव किस तरीके से हम पर इम्पैक्ट डालेंगे उनके बारे में भी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन. तो पुराने कानूनों में कुछ नए बदलाव या कुछ नई चीज़ें जब सरकार ऐड करती है तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, यानी कि संशोधन कहते हैं. अब पार्लियामेंट के अंदर फ्रेंड्स अमेंडमेंट सरकार इंट्रोड्यूस करती है ना. और पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट का मतलब हो गया लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देते हैं तो फाइनली कोई भी बिल पास हो जाता है. मेजॉरिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव पर लोकसभा में बिल पास हो गया तो ये मान के चलिए बहुत ही आसानी से राज्यसभा में पास हो जाएगा और ये बिल एग्जीक्यूशन में को आते हुए आने वाले समय में देखने को मिलेगा. तो कौन कौन से वो अहम बदलाव हैं जिसमें जो है सरकार ने यहाँ पर चेंजेस किए हैं और कौन कौन से एक्ट्स में बेसिकली चेंजेस किए हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा. तो पहले मैं थोड़ा सा इसका आउटलाइन बता दूं. मेजर सरकार अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो सरकार ने जो चेंजेस किए हैं वो आरबीआई के जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये वो एक्ट है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी सारी फंक्शनिंग करता है. आरबीआई की पावर्स वगैरह का जो सारा जो डेफिनीशन है वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर देखने को मिलता है. एक इस मेजर कानून में चेंजेस हुआ है. दूसरा जो है चेंजेस है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. थ्रू द फ्रेंड्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हमारे यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो पूरी की पूरी पावर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उसके थ्रू हमारे यहाँ पर बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है. तो उस लॉ में हमें चेंजेस देखने को मिले हैं कुछ. साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, एसबीआई एक्ट 1955 जिससे एसबीआई को सेटअप किया गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 जिससे एसबीआई का गठन किया गया है. एसबीआई के भी एक्ट्स में हमें यहाँ पर चेंजेस कुछ देखने को मिले हैं. तो सभी कानूनों के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं और वो बेसिकली कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है वो भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ, सो दैट हम विस्तार से डिटेल में इसको समझ सकें कि क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं. ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोग जो है सेशन को समझने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं. थोड़ा सा एक बार मैं हमारी जो और ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैडम निर्मला सीतारमण जी, इनका एक स्टेटमेंट देख लेते हैं. आखिरकार इन अमेंडमेंट्स का, इन संशोधनों का, इन चेंजेस का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो एक बार हम ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं, फिर आराम से हम जब अमेंडमेंट्स चेंजेस देखेंगे तो वो अमेंडमेंट्स कहीं ना कहीं इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स, इन्हीं गोल्स को अलाइन करते हुए आपको सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो द प्रपोज्ड बिल सीक्स टू इंप्रूव द गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, है ना. तो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को हमें इंप्रूव करना है, प्रोवाइड करना है कंसिस्टेंसी इन रिपोर्टिंग बाय द बैंक्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बैंक्स जो आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं वो उसमें एक कंसिस्टेंसी आ जाए, एक अच्छे बेहतरीन तरीके से कंटिन्यूटी आ जाए. साथ ही साथ इंश्योर करना बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड इन्वेस्टर्स. साथ ही साथ जो डिपॉजिटर्स हैं, हम जैसे, आप जैसे जो कस्टमर्स हैं जो बैंक्स के अंदर फ्रेंड्स पैसे डिपॉजिट करते हैं, या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसे वगैरह निवेश करते हैं,
उन सभी के हितों की रक्षा करना, साथ ही साथ इम्प्रूव ऑडिट क्वालिटी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर जो ऑडिटिंग क्वालिटीज़ है, जो ऑडिटिंग मैकेनिज्म है, जिसमें ऑडिट मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर किसी भी बैंक के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको ऑडिट किया जाता है, उनको क्रॉस चेक किया जाता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, उसमें कुछ मेजर अहम बदलाव किए गए हैं। तो ये आपको चेंजेस जो है यहाँ से हमें आइडिया मिल रहा है कि इन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि गवर्नेंस जो प्रोसेस है, जो बैंक्स की जो सिस्टम है, उसमें और स्मूथनिंग लाई जा सके, रिपोर्टिंग सिस्टम को और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलाइन किया जा सके, सो दैट राइट आरबीआई के साथ बैंक्स का टाइम टू टाइम जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रोवाइज कर सके हम, और साथ ही साथ कस्टमर के जो है डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना। ये इंपॉर्टेंट थीम आपको देखने को मिलेगी। इन थीम को ध्यान में रखते हुए जो नए अमेंडमेंट्स हैं, जो नए चेंजेस हैं, वो सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज चेंजेस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स अमेंडमेंट्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सबसे पहली हमारी चर्चा होगी कि आरबीआई के एक्ट में क्या बदलाव हुआ है है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम चेंजेस में डिस्कशन करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। तो मैं आपको एक एक अमेंडमेंट के बारे में बताऊंगा कि कहां पर किसमें जो है क्या बदलाव किए जा रहे हैं। तो पहला हमारा चेंज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट एक्ट, आरबीआई के एक्ट 1934 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्या किए गए हैं, रिपोर्टिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले मैं थोड़ा सा ओल्ड प्रोसेस बताता हूं तो आपको जो नया सिस्टम है वो इजीली समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक बैंक्स हमारे जो भी फंक्शनिंग करते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोई भी XYZ बैंक हो, हमारे यहाँ जो काम करते हैं, हमारे बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना होता है। और इसका अभी तक फिलहाल फ्रेंड्स रिपोर्टिंग का जो तरीका था वो क्या था, वो अल्टरनेट बेसिस पर रिपोर्ट करते थे, और वो रिपोर्ट कब करते थे, रिपोर्टिंग फ्राइडे के दिन। तो बैंकों में एक सिस्टम चलता था, रिपोर्टिंग फ्राइडे, फिर अगला नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे, फिर नेक्स्ट होगा रिपोर्टिंग फ्राइडे। तो अल्टरनेट अगर हम बात करें तो फोर्टनाइट यानी कि 14 डेज का टाइम स्पैन हमें देखने को मिलता था, और बैंक जो नेक्स्ट रिपोर्टिंग फ्राइडे होता था इसमें रिपोर्ट करते थे। तो प्रोसेस क्या चलता था, एक रिपोर्टिंग फ्राइडे हुआ, अगला नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे तो उसमें नहीं रिपोर्ट करना, फिर एक वीक के और बाद यानी कि 14 डेज का टाइम, 2 वीक्स आपको देखने को मिलते थे, और उस पर जो है बैंक्स अपना रिपोर्टिंग करते थे। अब इस सिस्टम में दिक्कत क्या आती थी, कभी रिपोर्टिंग फ्राइडे 4 तारीख को पड़ गया, कभी रिपोर्टिंग फ्राइडे 5 तारीख को पड़ गया। मतलब महीने में अगर 2 या कई बार 3 अगर रिपोर्टिंग फ्राइडे पड़ रहे हैं तो कभी 4 तारीख को पड़ रहा है रिपोर्टिंग फ्राइडे, कभी 15 को पड़ रहा है, कभी 10 को पड़ रहा है, कभी 8 को पड़ रहा है। मतलब इसमें कोई फिक्स डेट एंड टाइम नहीं था, कभी डेट नहीं था कोई फिक्स हमारे पास कि कब आखिरकार आरबीआई को बैंक्स जो है अपना जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे। इस चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में एक चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं, इसमें फोर्टनाइट की सरकार ने डेफिनेशन बदल दी है। अभी तक फोर्टनाइट की डेफिनेशन क्या होती थी कि रिपोर्टिंग फ्राइडेज को यहां पर अलाइनमेंट हमें देखने को मिलता था, और हम सैटरडे के बाद से रिपोर्टिंग फ्राइडे को हम काउंट करते थे, और जो सेकंड फ्राइडे होता था, जो रिपोर्टिंग फ्राइडे जिसको हम कहते थे, उस समय रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन अब सरकार नया नियम क्या ला रही है, सरकार नए नियम के हिसाब से इसको कैलेंडर मंथ का टाइम स्पेन सरकार ने फिक्स कर दिया है। सरकार ने कहा है कि देखिए बेटा, अब 1 तारीख से 15 तारीख, 1 तारीख से 15 तारीख यानी कि 1 से 15 का टाइम स्पेन होगा, जिसमें 16वें तारीख को 16th डे को आप यहां पर अपना जो है रिपोर्ट करेंगे, 16th टू द लास्ट मंथ ऑफ द डे। तो 1 से 15 तारीख है यानी कि फर्स्ट टू 14 डेज हो गया, 14 दिन के बाद 15वें दिन आप यहां पर रिपोर्ट करेंगे, 15th को आपकी रिपोर्ट सबमिट होगी। उसके बाद 16 तारीख से अगला दिन काउंट होगा, और महीने का जो आखिरी दिन होगा उस दिन आप रिपोर्ट करेंगे। तो दो डेट हमें फिक्स पता चल गई, एक तो रिपोर्ट होनी है 15 तारीख को, और एक महीने का आखिरी दिन। अगर 31 तारीख का महीना है तो 31 तारीख को रिपोर्ट होगी, और अगर 30 तारीख का महीना है तो 30 तारीख को रिपोर्ट होगी। तो महीने के आखिरी दिन में रिपोर्ट होगी, और साथ ही साथ जो रिपोर्ट किया जाएगा वो 15th को किया जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन में चेंजेस है। पहले क्या सीक्वेंस चलता था, रिपोर्टिंग फ्राइडे का सीक्वेंस चलता था, ये सिस्टम था। तो एक तो इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलता है। इससे फायदा क्या होगा, जो हमारा जो टाइम लाइन है कैलेंडर मंथ की, उसको हम अलाइन कर पा रहे हैं, और समय से हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग देखने को मिल पाएगी। सो दैट इज द एडवांटेज दैट वी आर हैविंग। ये हमें पहला फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग शेड्यूल फॉर द बैंक्स की अगर बात करें तो पहले जो पुराना सिस्टम था, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो हमारा पुराना सिस्टम था रिपोर्टिंग का, अगर आप ओल्ड सिस्टम हमारा देखेंगे तो जो पुराना सिस्टम था फ्रेंड्स हमारा रिपोर्टिंग का, रिपोर्ट्स वर सबमिटेड एवरी अल्टरनेट फ्राइडे। अल्टरनेट फ्राइडे का मतलब हो गया रिपोर्टिंग नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे होता था, तो हर अल्टरनेट फ्राइडे पर ये सबमिट किया जाता था। लेकिन अब जो नया सिस्टम है, रिपोर्ट्स आर ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच फोर्टनाइट, यानी कि 15 तारीख को, और महीने के लास्ट में यानी कि मंथ के लास्ट में ये दिया जाएगा।
इससे फायदा क्या होगा, बैंकिंग के सिस्टम में रिपोर्टिंग में कंसिस्टेंसी आएगी, एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन हमें फिक्स है, और सिंप्लीफाइड करेगा रिपोर्टिंग साइकिल अब पूरी तरीके से फिक्स होगी। तो चेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस फॉर द बैंक सबमिट स्टैच्यूटरी जो रिटर्न्स हैं जो आरबीआई के पास वो जो सारी डिटेल सबमिट करते हैं, अब उसको पूरी तरीके से अलाइन किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे, अभी उसके बारे में बात करेंगे, तो क्या है, कब कब रिपोर्ट करना है, तो ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या चेंजेस हैं, इसके अलावा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा अमेंडमेंट्स टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो फ्रेंड्स, आरबीआई के एक्ट में एक मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। क्या चेंजेस किया गया, फोर्टनाइट की डेफिनेशन बदल दी गई है आरबीआई के अधिनियम के अंदर। अब हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात करेंगे, जिससे हमारे यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम को, आरबीआई हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रेट, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5 के अंदर आता है, वहां पर इसकी डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रेट की लिमिट अभी तक जो है वो 5 लाख रुपए थी, जो कि 1968 से ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो पिछले 60 से 70 सालों से लगभग ये लिमिट रखी गई थी। 1968 के हिसाब से लिमिट थी 5 लाख रुपए। अब इसको सरकार ने नए नियम में चेंजेस करके अब इसको 2 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आएगा, ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। ठीक है, सुनिएगा। बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं या बैंक्स के जो हेड्स हैं, अगर आपको बैंक्स के अंदर जो देखने को मिलते हैं, और उनके वाइफ हैं या स्पाउस की अगर बात करें, मतलब कोई फीमेल डायरेक्टर है तो उसके हस्बैंड हो गए, और अगर मेल डायरेक्टर है तो उसकी वाइफ या फिर उसके बच्चे, वो किसी कंपनी के अंदर अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रखे हैं, किसी कंपनी के अंदर अगर उनके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें, कितने अमाउंट का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी तक आप ऐसा कंपनी के बोर्ड के बैंक के डायरेक्टर हैं, या आपकी कोई फैमिली मेंबर की कोई पर्टिकुलर कंपनी है आपके फैमिली मेंबर्स में, तो वहाँ पर जो आपके इन्वेस्टमेंट्स की जो लिमिट थी, वो जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की जो इनकम की जो लिमिट थी, वो आपको देखने को मिलती थी कितनी, 5 लाख रुपए। अब उसको सरकार ने बढ़ा के 2 करोड़ रुपए कर दिया है। यहाँ पर कहा गया कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो अभी वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है, उस समय फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखते हुए इसको बढ़ाया गया। तो 2 करोड़ ऐसा नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, 2 करोड़ या फिर जो सरकार नोटिफाई करेगी, एंड ये रिफ्लेक्ट करेगा मॉडर्न फाइनेंशियल वैल्यू और इनहेंस करेगा रेगुलेटरी रेलेवेंसी, यहाँ पर और ज्यादा इनहेंस करते हुए देखने को मिलेगा। तो महत्वपूर्ण हिस्सेदारी अगर किसी कंपनी में, तो उसकी में जो सीमा अभी तक 5 लाख रुपए हुआ करती थी, उसमें बदलाव किया गया सेक्शन 5 के अंदर, है ना, और इसको चेंज करके अब 2 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया गया। तो ये आपको एक मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर एक और चेंज है, जिसमें सेक्शन 10A के अंदर चेंजेस किया गया है, जिसमें बैंक के कोऑपरेटिव बैंक्स के जो सहकारी बैंक्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उसमें आपको एक्सक्लूड करना है, छोड़ना है किसको, चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर्स को। चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर्स को छोड़कर बाकी के जो डायरेक्टर्स हैं, उनका अब जो टेन्योर है, वो ऑफिस का जो टेन्योर है, अभी तक वो 8 साल का हुआ करता था, उसको सरकार जो है अब चेंज करके 10 साल कर रही है। तो मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर हैं, उसमें जो कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं, उसमें जो है चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर को अगर आप छोड़ दें, तो बाकी के लिए जो है टेन्योर आपका बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और उसको 8 साल से बढ़ाकर 10 साल का उनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल कर दिया गया है। और ये चीज को किया गया है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर जो हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें ये कहा गया था कि कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर हमारे यहाँ पर फंक्शनिंग को इंप्रूव करना है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कहा कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में जो डायरेक्टर्स होंगे, उन डायरेक्टर्स का टेन्योर अब 8 की बजाय जो है 10 साल तक वो एज अ डायरेक्टर के तौर पर रह सकते हैं। और ये सेक्शन 10A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर चेंजेस जो है ये सरकार के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, एक ये बड़ा बदलाव है। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 16 के अंदर भी एक बदलाव किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो डायरेक्टर है, जो हेड है, वो जो है अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के भी बोर्ड के मेंबर के तौर पर काम करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो वो वहां पर भी हिस्सा उसका बन सकता है अगर जरूरत पड़े, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो इसको हम देखते हैं। तो अ डायरेक्टर ऑफ अ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर है, नाउ अलाउड टू सर्व टू द बोर्ड ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। क्या है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो हेड है, अब वो बोर्ड ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के हेड के तौर पर काम कर सकता है, और ये प्रमोट करेगा इंटरकनेक्टेड गवर्नेंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन विद इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम।
तो कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमें दो अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमने सेक्शन 5 देखा, एक तो हमने देखा फ्रेंड्स सेक्शन 10A। सेक्शन 10A के अंदर क्या किया गया है, टेन्योर बढ़ा दिया गया है, 8 से 10 साल कर दिया गया है। दूसरा अहम बदलाव देखा गया है सेक्शन 16 के अंदर। सेक्शन 16 के अंदर क्या किया गया है, ये कहा गया है जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के जो हेड्स हैं, वो जो डायरेक्टर हैं, वो बेसिकली अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के भी बोर्ड मेंबर की तरह काम करेंगे जरूरत पड़ने पर। तो ये फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन आपको ये देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव बैंक्स के सिस्टम के अंदर। इसके अलावा ये और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बताया कि जो रिपोर्टिंग सिस्टम का नियम है वो आरबीआई के अधिनियम में सरकार ने जाके वहां बदलाव कर दिए, आरबीआई के एक्ट में चेंजेस कर दिया, फोर्टनाइट की डेफिनेशन बदल दी कि 1 से 15 या फिर 16 से 30, यानी 30 या 31 जो भी महीने का लास्ट दिन होगा। अब ये जो बैंक्स को जो रिपोर्ट करना है, बैंक्स की रिपोर्टिंग अब आपको कैसे देखने को मिलेगी। बैंक्स की जो रिपोर्टिंग जो सिस्टम है ना, सिंप्लीफाइड रिपोर्टिंग डेट्स, सेक्शन इसमें 18, सेक्शन 24 और सेक्शन 27 है। सेक्शन 18 के अंदर फोर्टनाइट को ऐड किया गया, सेक्शन 24 के अंदर मंथली जो है रिपोर्टिंग, और सेक्शन 27 के अंदर क्वार्टरली रिपोर्टिंग। इन तीनों सिस्टम को मेंटेन किया गया। तो शिफ्टिंग स्टैच्यूटरी जो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है, सो दैट मेंटेन करें लिक्विडिटी और सारे लिक्विडिटी रेशियोज वगैरह मेंटेन करें। तो लास्ट ऑफ ईच फोर्टनाइट, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर हमें यह देखने को मिलेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो आरबीआई के जो सिस्टम्स हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी, कॉम्प्लायंसेस रिड्यूस होंगे, बैंक्स के लिए वो अल्टरनेट रिपोर्टिंग फ्राइडे, नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे वाला जो कहानी था वो खत्म हो जाएगा, और इसके थ्रू हम सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। तो यहाँ दो जगह हमें बदलाव क्यों करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आरबीआई का एक्ट था, उसमें हमने फोर्टनाइट की डेफिनेशन बदली, और साथ ही साथ सिंप्लीफाइड रिपोर्टिंग डेट्स में सेक्शन 18, 24, 27 जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर है, जिससे हमारे देश में हम बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, उनके अंदर भी ये नियम लाया गया, जिसमें फोर्टनाइट बेसिस पर रिपोर्टिंग आपकी होगी, मंथली आप रिपोर्टिंग करेंगे, साथ ही साथ आप क्वार्टरली रिपोर्टिंग करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर मेजर चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा और बात करते हैं कि यहाँ पर ये सबसे बड़ा बदलाव है जो हमारे और आप जैसे आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। क्या है, अभी तक हमारे फ्रेंड्स जो बैंक्स में डिपॉजिट्स होते थे या लॉकर में कुछ पैसा रखते थे, ऐसा कुछ हम काम जो करते थे, अभी तक हमारे पास केवल एक नॉमिनी डिक्लेयर करने की परमिशन थी। नॉमिनी का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी आप कह सकते हैं। जैसे मान लेते कोई बंदा के खाता है, उसको अगर कुछ हो गया तो वो पैसा उसका किसको मिलेगा। अभी तक हम केवल एक नॉमिनी डिक्लेयर कर पाते थे, लेकिन अब एज पर द न्यू अमेंडमेंट्स हम 4 नॉमिनीज तक जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर पाएंगे, 4 नॉमिनीज जो है वो ऐड कर पाएंगे, है ना। मतलब अपने परिवार में मान लेते हैं 4 बंदे हैं, तो ABCD 4 हैं, चारों को हम अपने अकाउंट्स के लिए नॉमिनी बना सकते हैं। इसमें नॉमिनी बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो सक्सेसिव नॉमिनी है और एक साइमल्टेनियस नॉमिनी है। सक्सेसिव नॉमिनी का मतलब, जैसे मैंने ABCD को नॉमिनी बना दिया, अगर A नहीं रहेगा तो पैसा B को मिलेगा, और अगर B नहीं रहेगा तो C को मिलेगा, C नहीं रहेगा तो D मिलेगा। मतलब मैंने प्रेफरेंस अलॉट कर दी। इसको हम कहते हैं सक्सेसिव नॉमिनी। मतलब एक नहीं हुआ तो अगला, फिर अगला नहीं तो अगला, अगला नहीं तो अगला, ये 4 नॉमिनी। या फिर दूसरा तरीका है साइमल्टेनियस नॉमिनी। साइमल्टेनियस नॉमिनी में मैं क्या करूंगा, हमारे 4 नॉमिनी हैं, सबको अलग अलग परसेंटेज, तुमको 30%, तुमको 40%, तुमको 20%, तुमको 10%, ऐसे मैं परसेंटेज एलोकेट कर दूंगा, सबको पैसा एक साथ मिल जाएगा, जितना परसेंट जिसके लिए फिक्स किया। इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर ये चीज पहले से थी, अब ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी ला दिया गया है थ्रू दीज अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, कौन कौन सा अमेंडमेंट है। इनहैंस्ड नॉमिनेशन फैसिलिटी, सेक्शन 45ZA, सेक्शन 45ZC और सेक्शन 45ZE के तहत ये कहा गया है, जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं या लॉकर की फैसिलिटी आपके पास, या फिर कोई आर्टिकल कस्टोडियंस वगैरह आप कुछ रख रहे हैं, इसमें अब आप नॉमिनेट कर सकते हैं कितने नॉमिनी, 4 इंडिविजुअल नॉमिनीज को अब ऐड कर सकते हैं। 2 तरह का क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस नॉमिनी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको कहा कि जो आप हिस्सा है वो बराबर या फिर अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से बांट सकते हैं, सबको एक साथ पैसा मिलेगा। सक्सेसिव नॉमिनी में आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं कि पहले ए नहीं तो बी नहीं तो सी, इस तरीके से। और कंडीशंस फॉर वैलिडिटी है, जो टोटल शेयर ऑफ नॉमिनी है मस्ट बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। आपको चारों जो नॉमिनी है उनके अलग अलग परसेंटेज आपको पक्का बताने पड़ेंगे, किसको कितना % पैसा दिया जाएगा। नॉमिनेशन बिकम्स इनवैलिड इफ द नॉमिनी प्रीसीड्स द डिपॉजिटर्स। हाँ, और कोई बंदा है जो है, अगर वो जो नॉमिनेशंस में वहाँ पर सुपरसीड करता है, तो वहाँ पर उसकी अगर पहले मृत्यु हो जाती है तो उसका नामांकन रद्द हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है
कि अगर कोई बंदा पहले चला गया और जो पॉलिसी होल्डर है वो है ही, मतलब जिसका अकाउंट है वो है ही, तो पैसा कहाँ से मिलेगा, तो वो चीज़ कैंसिल कर दी जाएगी। तो सेक्शन 45ZA, 45ZC, 45ZE, ये 3 बदलाव यहाँ पर किए हैं। ये लीगल टेंडर है संदीप, 500 ये सब नोट्स जो हैं वो प्रॉमिसरी नोट नहीं, उनको लीगल टेंडर कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन में नहीं आते वो। चलिए अगला बात करते हैं, एसबीआई के कानून में फ्रेंड्स क्या बदलाव किया गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में एक अमेंडमेंट किया गया है जिसमें जो है अनक्लेम्ड एसेट एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में बात की गई है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये क्या है, बैंकों के अंदर अगर हमने कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है या हमने किसी बैंक का भाई शेयर ले रखा है, उस शेयर पर मेरे को कुछ डिविडेंड मिलता है, मतलब कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, कुछ मेरी डिविडेंड की इनकम आती है, या मैंने बॉन्ड खरीद रखा तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट से कुछ इनकम आती है। ऐसे बहुत सारे पैसे बैंकों के पास अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं कि जिसने मान लेते बॉन्ड वॉन्ड लिया था वो रहा ही नहीं, या वो भूल गया तो उसका इंटरेस्ट वगैरह हो गया, या फिर जो रिटर्न्स वगैरह हैं उस पर प्रॉफिट्स वगैरह या डिविडेंड का पैसा है वो सब इकट्ठा होता रहता बैंक के पास। अब सरकार ने कहा है इस नए अमेंडमेंट के तहत कि यहाँ पर क्या करना होगा, बैंक्स को, स्पेशली एसबीआई अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एसबीआई अमेंडमेंट में ये कहा है कि अगर पैसा बैंक के पास 7 साल तक के लिए अगर पड़ा हुआ है, 7 साल से ज़्यादा समय के लिए पड़ा हुआ है, तो 7 साल कंप्लीट होने के बाद बैंक को ये पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर ये पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो क्या क्या पैसा ट्रांसफ़र करना है, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया, लाभांश, शेयर का पैसा, या फिर बॉन्ड के जो रिडम्पशंस वगैरह हैं वो सारा पैसा हेल्ड बाई एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो रखा जा रहा है फॉर ओवर 7 years विल नाउ बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, और ये कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू इसको अलाइन किया जा रहा है। एक तो ये इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। कस्टोडियन मतलब आपकी कोई जो है पेपर्स वगैरह है या कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह, इस तरह की अगर कोई चीज़ें आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखी हुई हैं। दिस इंश्योर दैट डोरमेट फंड्स बेनिफिट ब्रॉडर पब्लिक कॉजेस, तो इसमें ये जो अकाउंट्स हैं जो डोरमेट हो चुके हैं, जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, वो पैसा सही तरीके से इनका यूज़ किया जा सके, और इफेक्टिव इंडिविजुअल्स कैन क्लेम, और जो आपका पैसा है वो आप क्लेम भी कर सकते हैं और आपको पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से आपको मिल जाएगा इसके नियम कानून के तहत। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने ऐड कर रखे, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट एसबीआई के अंदर, एसबीआई अमेंडमेंट एक्ट के अंदर चेंजेस किए गए हैं। ठीक, क्या है नया चेंज, सेक्शन 41 के अंदर यहां पर चेंजेस है ऑडिटर रेम्युनरेशन के। बैंकों के अंदर ऑडिटर्स होते हैं जो बैंक के खाते जांच पड़ताल करते हैं, ऑडिटिंग का काम करते हैं। अभी तक ऑडिटर्स को जो रेम्युनरेशन, मतलब जो उनको बेनिफिट्स, उनको जो पैसे वैसे दिए जाते थे, उसका डेफिनेशन, उसको मतलब डिफाइन करता था केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और आरबीआई, ये लोग डिसाइड करते थे। और इनको कितना पैसा देना, तो बैंक्स को बार बार परमिशन लेनी पड़ती थी, साहब ये ऑडिटर आए तो इतना पैसा दे दें, बार बार ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब नए नियम के हिसाब से क्या कहा गया है, अब इस चीज़ की पावर बैंक को ही दे दी गई है कि अब बैंक के पास पूरी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि बैंक खुद डिसाइड करेगा कि कितना रेम्युनरेशन वहाँ पर देना है, किसको, ऑडिटर को। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एसबीआई नाउ हैज डिस्क्रिशन इन द सेटिंग ऑडिटर फीस इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन आरबीआई या फिर गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, और ये ज़्यादा ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी इससे बैंक को, और बैंक अपनी फंक्शनिंग को ज़्यादा बेटर और स्मूथली करा पाएंगे। वो यही बात है कि मेरे यहाँ घर पे कोई काम करने आया है, मेरे को बार बार पापा से फ़ोन करके पूछना पड़े, पापा मैं इसको इतने पैसे दे दूँ, पापा वो पैसे का अप्रूवल दे दो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। घर वालों ने कह दिया कि एक काम करो, तुम अपने हिसाब से सोच समझ के जो सही पैसा लगे वो दे देना, तो अब काम जल्दी हो जाएगा, वहाँ बेटर फास्टिंग आपको सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ये नियम क्या केवल एसबीआई के लिए लागू हुए हैं? नहीं बेटा, ये नियम जो है सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, सभी बैंकों के लिए लागू हुए हैं। वही बात अमेंडमेंट्स की आगे भी ऐड कर दी गई है, किसमें, जो है अमेंडमेंट्स टू द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980 के तहत। और वो जो नियम एसबीआई के लिए थे नियम, और वो नियम बाकी लोगों के लिए भी लागू कर दिए गए। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट का सेम प्रोविजन है एज एसबीआई एक्ट। तो एसबीआई एक्ट में जो चेंजेस किए गए हैं कि पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन
इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा, IEPF फंड में जाएगा। सेम वही नियम बाकी बैंकों के लिए भी कर दिया गया है कि अनक्लेम जो फंड है, डिविडेंड है, शेयर है, बॉन्ड इंटरेस्ट है, ट्रांसफर है, वो IEPF फंड में आ जाएगा। कितने साल के बाद? 7 साल के बाद। ये याद रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है। 7 साल के बाद आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा और क्लेम रिफंड प्रोसेस यहाँ पर रेगुलेटेड मैकेनिज्म के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, अब बर्फी बैंक वाले ही खिलाएंगे एब्सोल्युटली। चलिए, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ऑडिटर का रिम्यूनरेशन है, वही सेम चीज जो SBI के लिए नियम किया, वही नियम अब पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए भी ला दिया गया है। अंडर दीज एक्ट गेन फ्लेक्सिबिलिटी टू डिटरमाइन ऑडिटर फीस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द रेगुलेटरी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए सरकार जो कि कानून में बदलाव कर रही है, तो पहले SBI के कानून में बदलाव किया, वही फिर कानून में बदलाव पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कर दिया। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको पढ़ा रखी है, आपको पता भी है, मैं फिर से बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से। SBI एक्ट 1955 के तहत SBI कंट्रोल होता है, और हमारे बाकी की जो 11 बैंक्स हैं वो हैं, उनको हम नेशनलाइज बैंक कहते हैं, उनको हम नेशनलाइज बैंक्स कहते हैं। ठीक है, 11 जो हमारे सरकारी बैंक है, इन सभी को मिला ले तो हमारे पास हो जाते हैं 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। ध्यान रखिएगा, SBI जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, नेशनलाइज बैंक नहीं है SBI, क्योंकि SBI का अपना खुद का कानून है। तो सरकार कोई बदलाव करती तो यहाँ पर भी चेंजेस करती है और बाकी के लिए तो अलग से चेंजेस करती है। तो इसीलिए वहाँ पर चेंजेस किए सरकार ने और यहाँ पर बता दिए कि हाँ भाई ये चेंजेस भी यहाँ पर हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए, तो सारे फीचर्स हमने देख लिए, एक बार फटाफट देख लेते हैं इन सबका। ये सारे जो मेजर चेंजेस हुए हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है, एक तो गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके अच्छे तरीके से, डिपॉजिटर्स के, इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन रखा जा सके, रेगुलेटरी समय समय पर अच्छे से रिपोर्टिंग हो सके और कस्टमर को कन्वीनियंस हो सके। ठीक है, तो ये सारे अमेंडमेंट्स आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि हमने देखे। तो यही चीज़ निर्मला सीतारमण जी ने स्टार्टिंग में कही और फ्रेंड्स डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। इसके अलावा मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके भी मैंने नोट्स बना दिए हैं। आप चाहें तो न्यूज़पेपर को भी रिफर कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर 16-17 पेजेस का जो गवर्नमेंट का था पेज अमेंडमेंट्स का बिल का, वो भी मैंने गो थ्रू किया था और उससे मैंने शॉर्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बना दिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप मेरे साथ जो है मॉर्निंग करंट अफेयर्स में सुबह जुड़ सकते हैं। सुबह ये 8 बजे सेशन होता है जिसमें मैं डेली बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और PIB न्यूज़ के साथ आपके साथ डेली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स और साथ ही जनरल करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा एंड जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। सी इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। सेशन की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।